हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी एजी 403 का 7वां लेक्चर कराने वाला हूं, जिसका टाइटल है सीड एक्ट इन्फोर्समेंट ड्यूटी एंड पावर्स ऑफ सीड इंस्पेक्टर, ऑफेंस एंड पेनाल्टीज, सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983। तो ये हमारा लेक्चर है सीड एक्ट इन्फोर्समेंट ड्यूटी एंड पावर्स ऑफ सीड इंस्पेक्टर, ऑफेंस एंड पेनाल्टीज, सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983। ठीक है, इसका हिंदी मतलब भी आप लोग देख लीजिए। तो इसका हिंदी मतलब बीज अधिनियम और बीज अधिनियम प्रवर्तन, बीज निरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां, अपराध और दंड, बीज नियंत्रण आदेश 1983, इसका हिंदी में मतलब है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग बता दूं, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर थोड़ा बड़ा है, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। तो देखते हैं पहला पार्ट कहाँ तक जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो 12 मिनट का बनेगा, उसके बाद आप लोगों को सेकेंड वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बीज गुणवत्ता हम लोग सबसे पहले देंगे, इसमें सीड क्वालिटी कंट्रोलर या बीज गुणवत्ता नियंत्रण। तो बीज की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए कुछ मुख्य बिंदु होता है। ठीक है, उसको हम लोग पहले देखेंगे। बीज गुणवत्ता का नियंत्रण बीज उत्पादन प्रोग्राम का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। यह निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं किन कारणों से महत्वपूर्ण है। यह किसान का बीज के किसी एक ब्रांड में रुचि को बढ़ाता है। अगला पॉइंट है, यह किसी एक बीज ब्रांड की ख्याति को बनाए रखता है। अगला पॉइंट है, यह बीज की उच्च गुणवत्ता की गारंटी देता है। अगला पॉइंट है, यह आर्थिक हानि को रोकता है। और अगला लास्ट पॉइंट है कि यह किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज के लिए जागरूक करता है। तो यह सीड क्वालिटी कंट्रोल था, बीज क्वालिटी या बीज गुणवत्ता नियंत्रण। ठीक है, उसके कुछ प्रोग्राम थे, उसके प्रोग्राम के कुछ मुख्य बिंदु थे जो कि मैंने आप लोग बताया। आगे चलते हैं, जिसके लिए कुछ विधान बनाए गए थे, लेजिस्लेशन बनाए गए थे, जिसको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए सन 1963 ईस्वी में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की। 1966 में बीज अधिनियम सीड एक्ट को लागू किया गया था। 1968 में बीज नियम लागू किए गए थे। 1971 में न्यूनतम प्रमाणीकरण मानक जो था उसको शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट है, 1983 में बीज नियंत्रण आदेश दिए गए थे, सीड कंट्रोल ऑर्डर। और 1988 में नई बीज नीति लागू की गई थी। 2001 में पीपीवी व एफआर अधिनियम को लागू किया गया था। 2002 में 21 संशोधन अधिनियम लागू किया गया और 2002 में राष्ट्रीय बीज नीति को लागू की गई। तो यह कुछ विधान थे। ठीक है, आगे देखते हैं बीज अधिनियम 1966। आगे देखेंगे हम लोग बीज अधिनियम 1966, जिसकी प्रारंभ कब हुई दोस्तों। बीज अधिनियम 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को लागू हुआ। बीज अधिनियम कब लागू हुआ, 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अनेक संगठन स्थापित हुए। यह जो बीज अधिनियम बनाया गया, इस अधिनियम के विभिन्न धारा थे, उन धाराओं के अंतर्गत अनेक प्रकार के संगठन स्थापित हुए। कौन कौन से संगठन स्थापित हुए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो सेंट्रल सीड कमेटी की स्थापना की गई धारा 3 में और उपधारा 1 में। ठीक है, सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी CSTL की स्थापना की गई धारा 4 के अंतर्गत और उपधारा 1 के अंतर्गत। ठीक है, स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की गई धारा 4 के अंडर में और उपधारा 2 के अंदर में। ठीक है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी SCA की स्थापना की गई धारा 8 के अंतर में और 18 में अप्रूव था और 8 में स्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, अगला सीड एनलाइस्ट। तो सीड एनलाइस्ट की स्थापना धारा 12 के अंतर्गत हुई थी और सीड इंस्पेक्टर का जो दोस्तों हुआ था वो किस में हुआ था, धारा 13 में। तो ये पूछता है कि किस धारा में क्या हुआ था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग सभी के बारे में देखेंगे। तो सेंट्रल सीड कमेटी सबसे पहले स्थापना की गई थी। सेंट्रल सीड कमेटी क्या होता है, तो केंद्र सरकार इसकी गठन करती है। सेंट्रल सीड कमेटी की गठन कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। ठीक है, यह प्रशासन व बीज संबंधित मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य करती है। तो सेंट्रल सीड कमेटी का गठन कौन करता है, तो सेंट्रल सीड कमेटी का गठन कौन करता है, सरकार करती है। यह प्रशासन व बीज संबंधी मामलों में केंद्र सरकार व राज्य सरकार को सलाह देने का
कार्य करता है, ठीक है, जिसमें कई बीज संबंधी मामले आते हैं, जैसे नए किस्म का विमोचन, नोटिफिकेशन, बीज प्रमाणीकरण मानकों का निर्धारण और आता है। इसके लिए कुछ सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहला जो पद होता है वो होता है चेयरमैन का, ठीक है। यह केंद्र सरकार के द्वारा अप्रूव किया जाता, नामित किया जाता है। उसका दूसरा आता है मेंबर, सदस्य, जिसमें कुल 8 सदस्य होते हैं। यह भी केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। और इसके बाद आता है एक सदस्य जो एक एक प्रत्येक राज्य में पाया जाता है, ठीक, प्रत्येक राज्य में होते हैं। इसका जो गठन करता है वह कौन करता है? राज्य सरकार करती है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक हमने जितना बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो सीएससी में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है तथा फिर से नामित होने के लिए योग्य होता है। तो जो आपने अभी चेयरमैन को देखा, सदस्य को देखा, जो केंद्र सरकार 8 सदस्य को गठित करती है, राज्य सरकार प्रत्येक राज्य में एक एक दोस्तों सदस्य को गठित करती है, उनका जो कार्यकाल होता है वह सभी का 2 वर्ष का होता है। उसके बाद फिर से वो नामित होने के लिए योग्य होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो इसको धारा 4 के अंतर्गत रखा गया है। अभी मैंने आप लोग जो धारा बताया तो उसमें जो हम लोगों ने चारों पांचों पढ़ा उन्हीं को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको धारा 4 के अंतर्गत रखा गया है। यह केंद्र सरकार के द्वारा स्थापना की जाती है। इसकी भी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, अथवा किसी भी एसटीएल को सीएसटीएल के रूप में घोषित कर दिया जाता है। एसटीएल मतलब दोस्तों सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी को सीएसटीएल के रूप में घोषित कर दिया, मतलब सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो यह था सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी। इसके गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसकी भी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और किसी भी सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी को सीएसटीएल के रूप में घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो विज्ञान पूछेगा कि सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी को के लिए किस प्रकार का लेबोरेटरी होना चाहिए? तो किसी भी प्रकार का एसटीएल लेबोरेटरी होना चाहिए, मतलब सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी होना चाहिए, उसको सीएसटीएल के रूप में घोषित किया जा सकता है। आगे चलते हैं। बताया गया है कि IARI न्यू दिल्ली में स्थित एसटीएल को सीएसटीएल के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा IARI का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसटीएल थी सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, उसको सीएसटीएल के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य हम लोग देखेंगे। तो इसका कार्य होता है, यह सभी राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के परीक्षणों में समानता रखती है। इसके लिए यह राज्य प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षित नमूनों में से 5% की जांच करती है। तो यह क्या करता है? इसका कार्य क्या है कि यह सभी राज्य में बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के परीक्षणों में समानता रखती है। इसके लिए यह क्या करती है? राज्य के प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षित नमूनों में से 5% की जांच करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, बाजारों में बेचे जाने वाले बीजों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नमूने लेकर उनके परीक्षणों के आंकड़े बीज समिति को उपलब्ध कराती है। आगे चलते हैं। अब है स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी। इसको भी धारा 4 के अंतर्गत ही रखा गया है। तो इसको क्या हो दोस्तों, इसके स्थापना किसके द्वारा की गई, इसको देखेंगे। तो राज्य सरकार के द्वारा एक या अधिक एसएसटीएल की स्थापना की जाती है, अथवा किसी भी एसटीएल को एसएसटीएल के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसको दोस्तों किसी एसटीएल को सीएसटीएल में घोषित कर दिया जाता था, इसमें भी एसटीएल को एसएसटीएल के रूप में घोषित किया जा सकता है, ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा एक या एक से अधिक एसएसटीएल की स्थापना की जाती है, या किसी भी एसटीएल को एसएसटीएल के रूप में घोषित कर सकता है कौन? राज्य सरकार, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार ने 4 बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की है, जिसमें पहला है श्रीगंगानगर, जोधपुर, दुर्गापुर मतलब जयपुर, उसके बाद है कोटा। यहाँ पर दोस्तों 4 राजस्थान सरकार ने 4 बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की है, मतलब स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की है। आगे चलते हैं। SCA स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। तो इसकी स्थापना या तो राज्य सरकार कर सकती है या केंद्र सरकार के सहयोग से करती है, ठीक है। तो इसकी स्थापना या तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, अथवा केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से की जाती है। तो यह जो SCA होता है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसकी स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। यदि केंद्र सरकार को करना है तो भी यह राज्य सरकार का सहयोग लेके ही सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कर सकती है। आगे चलते हैं। बीज प्रमाणीकरण संस्था निम्न सिद्धांतों पर स्थापित होनी चाहिए।
जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो निम्न सिद्धांतों पर स्थापित होनी चाहिए। इसमें पहला सिद्धांत है कि यह एक स्वायत्त काय होनी चाहिए, मतलब ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है यह बीज के उत्पादन और विपणन में शामिल नहीं होनी चाहिए, इसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। अगला पॉइंट, इसे न लाभ न हानि के सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए। अगला है इसे पूरे देश में लागू प्रमाणीकरण मानकों को मानना चाहिए ताकि एकरूपता को बनाया जा सके। अगला पॉइंट है राजस्थान सरकार ने जयपुर में RSSOCA के नाम से प्रमाणीकरण संस्था को स्थापित किया है। अब आगे चलते हैं। भारत में कुल 21 SCAS है, मतलब सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं। कितने? 21। भारत में कुल 21 स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी हैं। अगला पॉइंट, हरियाणा में HSSCA के नाम से व पंजाब में PSSCA के नाम से बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं चंडीगढ़ में अलग अलग जगहों पर स्थित हैं। HSSCA का पूरा नाम हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, PSSCA का नाम है पंजाब स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। ठीक है, यह दोनों संस्थाएं चंडीगढ़ में अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। आगे चलते हैं, देखेंगे SCA के कार्य। SCA मतलब सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, प्रमाणीकरण से संबंधित सामग्री की आपूर्ति करना इसका पहला कार्य। दूसरा कार्य है कि बीज उत्पादक से प्राप्त आवेदन का सत्यापन करना। अगला पॉइंट है बीज खेत का फसल वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर निरीक्षण करना ताकि न्यूनतम प्रमाणीकरण मानकों को बनाकर रखा जा सके। अगला पॉइंट है बीज नमूनों को एकत्रित करना तथा परीक्षण के लिए इन्हें SSTL में भेजना। SSTL का मतलब स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी। ठीक है। अगला पॉइंट है नोटिफाइड किस्मों का प्रमाणीकरण करना। अगला पॉइंट है बीज ढेरों के लिए प्रमाणीकरण टैग जारी करना। और अगला पॉइंट है प्रमाणीकृत बीज उत्पादकों की सूची जारी करना। आगे चलते हैं, अब देखेंगे सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड CSCB सीड सर्टिफिकेशन सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड। सन 1972 में बीज अधिनियम में संशोधन किया गया तथा एक नई धारा 8A जोड़ी गई। कितनी? 8A नई धारा जोड़ी गई। इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड की स्थापना की। तो एग्जाम में पूछेगा कि केंद्र सरकार ने किस धारा के अंतर्गत CSCB की स्थापना की थी? तो केंद्र सरकार ने सन 1972 में बीज अधिनियम के संशोधन के बाद धारा 8A में CSCB की स्थापना की थी। ठीक है। CSCB केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रमाणीकरण से संबंधित मामलों में सलाह देने का कार्य करता है। जो CSCB होता है वह केंद्र सरकार व राज्य सरकार को प्रमाणीकरण से संबंधित मामलों में सलाह देने का कार्य करता है। यह SSCA के साथ समन्वय में कार्य करने में सहायता करता है। अब आप लोग हमें यहाँ पे बताइएगा पीछे बिना देखे कि SSCA का पूरा नाम क्या है। ठीक है। तो यह जो CSCB है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रमाणीकरण से संबंधित मामलों में सलाह देने का कार्य करता है और यह SSCAS के साथ समन्वय में कार्य करने में सहायता करता है। आगे चलते हैं, इसमें भी सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें दोस्तों पहला सदस्य होता है चेयरमैन के पद का, जिसकी संख्या 1 होती है। इसको केंद्र सरकार क्या करता है? सिलेक्ट करता है। दूसरा होता है सदस्य जो प्रत्येक राज्य में 4 पाए जाते हैं, इसकी भी सिलेक्शन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उसके बाद दोस्तों 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, जिसकी भी कौन करता है दोस्तों सिलेक्शन? केंद्र सरकार ही करता है। इसके बाद कुछ व्यक्ति होते हैं जो 13 होते हैं, 13 व्यक्ति होते हैं जो बीज उत्पादकों की प्रतिनिधि करते हैं, उनका भी सिलेक्शन कौन करता है? केंद्र सरकार ही करती है। ठीक है। तो यह सब जो आप लोग देख रहे हैं ये सब पोस्ट भी हैं, ये सब वैकेंसियां भी आती रहती हैं। ठीक है इनका। आगे चलते हैं, CSCB में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है तथा फिर से नामित होने के लिए योग्य होता है। तो लगभग मैं आप लोग बता दूं कि सीड टेक्नोलॉजी हम लोगों का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में जो भी अधिकारी चुने जाते हैं प्रत्येक का ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकाल 2 वर्ष का ही होता है, लेकिन वो उसके बाद फिर से नामित होने के लिए योग्य होते हैं, उसके बाद फिर से वो चुने जा सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। इसके बाद हम लोग जो भी बचता है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका PDF चाहे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। तो अभी इसमें बचा है सीड इंस्पेक्टर, ऑफेंस एंड पेनाल्टी, सीड कंट्रोल ऑर्डर। तो हम लोगों ने यहाँ तक अपना पढ़ लिया सीड एक्ट एंड सीड एक्ट इन्फोर्समेंट। ठीक है। ड्यूटी एंड पावर्स,
ड्यूटी हम लोगों ने पढ़ लिया। पावर्स ऑफ सीड इंस्पेक्टर, ऑफेंस एंड पेनाल्टी, सीट कंट्रोल ऑर्डर पढ़ना है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।